गाइड पॉइंट टू पॉइंट चलने से पहले हम कुछ एक बेसिक चीज़ें कवर कर रहे थे, तो उसके अंदर एक अपना टॉपिक बच गया था प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि पार्टीज कैन sue ईच अदर, ओनली पार्टीज कैन sue ईच अदर। ठीक है, इंग्लिश लॉ के अंदर ये टोटली प्रोहिबिटेड है कि ओनली जो पार्टीज है कैन स्यू ईच अदर, यानी कि जो पार्टी आपस में वही सूट फाइल कर सकते हैं। बट हमारे इंडियन लॉ के अंदर जो बेनिफिशियरी है, यानी जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्टेक्ट किया गया है, वो भी केस शू कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट केस है वो आपका टोडल वर्सेस एक्समैन डनलॉप पिनो टायर वर्सेस शार्ट फ्रिज का है। ठीक है, जो अपना ये वाला केस है, इसके अंदर क्या हुआ था कि इसने अपने टायर बेचे किसी कंपनी को, तो उसने एग्रीमेंट कर दिया कि भाई जो मिनिमम प्राइस है उससे नीचे आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट जो ये साल्ट फ्रिज कंपनी है, इसने उसको मिनिमम प्राइस से नीचे सेल कर दिया था। जो अपना इंडियन केस ला है वो जमुना दास वर्सेस राम अवतार है, ये राम अवतार, और कलाज मित्तल बैकेट्स वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो अपने जो इंडियन केस लो हैं। जो ये वाला केस है, इनके अंदर जो केस फाइल किया गया था वो बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिट के लिए था, बेनिफिशियरी के लिए। ठीक है, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि जो बेनिफिशियरी है क्या वो केस फाइल कर सकता है। क्यों? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? ओनली पार्टीज कैन sue ईच अदर। ठीक है, इसमें डिसाइड किया गया कि जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो मान लिया फॉर एग्जांपल बेनिफिशियरी के लिए कैसे हो गया, हमने किसी माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्टैक्ट कर दिया, तो या तो कॉन्टैक्ट आपका उसके बेनिफिट के लिए, तो मान लिया जो सेकंड पार्टी है जिसने माइनर की तरफ से विद द बिहाफ ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसकी डेथ हो गई, तो जो बेनिफिट माइनर को मिल रहे थे तो माइनर शो केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं इसके। ये ट्रस्टी और चार्ज है। ठीक है, ट्रस्ट और चार्ज के अंदर जो ट्रस्टी होते हैं, उनमें से जो इसका केस था वो था ख्वाजा अम खान वर्सेस ख्वाजा अम खान वर्सेस हुसैना बेगम। ठीक है, इस केस के अंदर क्या डिसाइड किया गया था कि जो ट्रस्टी है या जो चार्ज जिसको दे रखा है, वो भी जो ट्रस्ट है बेनिफिशियरी है, यानी कि वो केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा आपका फैमिली सेटलमेंट आ गया, मैरिज और फैमिली सेटलमेंट। देखो प्रॉपर्टी का फैमिली सेटलमेंट हो गया। अब फैमिली सेटलमेंट के अंदर दो पार्टियां थी, लेकिन जो बेनिफिशियरी हैं उनमें से किसी के बेनिफिट के लिए अगर जो उसका जो पोर्शन है उससे सेटिस्फाई नहीं है, या उसके पोर्शन में कुछ एक चेंजेस हैं, या उसके बेनिफिट के लिए है, या फिर मैरिज के हैं अपने, तो इसके अंदर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा। ये यानी कि जो बेनिफिशियरी हो केस शू कर सकता है, थर्ड पर्सन केस फाइल कर सकता है। इसका केस आपका
सिपू एनुअल वर्सेस सुब्रमण्यम। वर्सेस सुब्रमण्यम, ठीक है। फैमिली सेटलमेंट का हो गया आपका, ट्रस्टी और चार्ज हो गया, और तीसरा रह गया आपका नॉलेज और एस्टोपल, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, ठीक है। जो एक्नॉलेजमेंट और जो नॉलेज और आपका जो एस्टोपल है, इसके अंदर जो केस फाइल है अपना, वो है देवराजा आदर्श वर्सेस रामकृष्णा। जो इसमें इम्पोर्टेंट केस है वो नोट कर लो, एक छोटा सा टॉपिक है। अब हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो सेक्शन 3 to 9 है, उसको स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट की लैंग्वेज पे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में 3 to 9, 10 to 30, चैप्टर सेकेंड 31 से 36, चैप्टर थर्ड 37 से 67, चैप्टर फोर्थ। याद है ना आप सबके? आई होप आपके याद होगा सेक्शन 3 to 9। सिंपल से हैं क्योंकि हम पहले से ही इसको कवर कर चुके हैं, डायरेक्ट की लैंग्वेज से कवर करवा देता हूँ। सेक्शन 3 क्या कहता है भाई? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ ऑफर। ऑफर लिख देता हूँ, डायरेक्ट में प्रपोजल लिखा होगा। कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब उसके नॉलेज में आ जाएगा। किसके? ए प्रोमिसर है, बी को प्रोमिसी, ठीक है। ये एग्री हो गया बी, तो इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन। रिवोकेशन कब कर सकता है? जब ये इसके नॉलेज में आता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, द कम्युनिकेशन of proposal, the acceptance of proposals and the revocation of proposal and acceptance respectively, and deemed to be made by any act or omission of party processing, accepting और revoking। यानी कि कोई भी एक्ट करने के लिए हो सकता है आपका एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, या नहीं करने के लिए हो सकता है, या एक्सप्रेस यानी इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है। इसने ठीक है। एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और विच हैज द इफेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग इट, ठीक है। सिंपल सा है, कैसे कैसे होगा। फोर्थ आपका है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। व्हेन कंप्लीटेड क्या कब होगा? सेक्शन 4 में बता रखा कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। इसके अंदर बहुत सारे जो आपको एक्सप्लेन जो इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं, इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ये डायरेक्ट से आपको देखना है, सिंपल सा है, कुछ समझने लायक है ही नहीं इसमें। जब ये ए ने ऑफर दिया, बी की नॉलेज में आ गया, ठीक है, ऑफर हो गया आपका कंप्लीट बी की नॉलेज में आते ही। अब बी ने एक्सेप्ट किया, बी की एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ गई, कंप्लीट, ठीक है। फिफ्थ यानी कि सेक्शन 5 क्या कहता है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। देखो
सब कुछ हमारा सीक्वेंस में चल रहा है। पहले कम्युनिकेशन हुआ, ऊपर बता दिया भाई प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है। फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट कैसे होगा। फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, मान लिया हमें वापस लेना प्रपोजल या एक्सेप्टेंस, तो कब ले सकते हैं। तो सिंपल सा है। इसको साफ कर देता हूँ। फिफ्थ का चल रहा अपना सेक्शन 3 फर्स्ट आज कंप्लीट करके सेक्शन चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर देंगे। देखो सेक्शन 5 में रिवोकेशन कब तक है, तो पहले हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हो। जैसे ए ने बी को ऑफर दे दिया, कैसे दिया, बाय पोस्ट, ठीक है। बेयर एक्ट में ऑफर की जगह प्रपोजल लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ऑफर इसलिए लिख रहा हूँ कि हम सभी कॉमन लैंग्वेज में ऑफर ही वर्ड यूज करते हैं प्रपोजल के बिहाफ से, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ऑफर कहाँ दे रखा है, सेक्शन 2 में दे रखा है भाई, ये याद रखना है। अब ये इसको कब तक ले सकता है, बाय पोस्ट में डाल दिया, मान लिया ये दिल्ली है, is in Mumbai, right? Now approximately it will take 2 or 3 days. Now E can call B, A ने B को कॉल किया, A B को कॉल कर सकता है और बोल सकता है कि मैं अपना ऑफर, अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूँ। कब तक, ये लेटर डिलीवर होने से पहले तक, यानी बिफोर डिलीवरी ऑफ लेटर और मैसेज। क्लियर। अब देखो भाई, ऑफर आपको क्लियर हो गया। सेम सिचुएशन लगा देते हैं, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, किसके थ्रू दी, एक्सेप्टेंस कहाँ दे रखा है, 2B के अंदर, याद रखना गाइज। सेकंड जो अपना सेक्शन है उसमें से डेफिनेशन ऑलमोस्ट आई जाती है, सर जितने भी एक्टर सबकी डेफिनेशन आई जाती है और अच्छी दबा के आती है, चाहे वो आपके IPC हो या फिर आपके ये CRPC हो। CRPC में से काफ़ी आती है, IPC में से तो जो पहले 14 सेक्शन हो उसमें से तो बहुत सा सामान आ जाता है, और जो CPC है उसमें तो 20 है, 20 डेफिनेशन है टोटली, वो आपको मैं वैसे ही याद करा दूँगा टिप्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो, इसने यहाँ पर एक्सेप्टेंस दे दी, लेटर छोड़ दिया। अब ये सोच रहा कि यार कहीं ये मेरे को डिसीव तो नहीं दे रहा, मुझे तो धोखा तो नहीं दे रहा ये, या इसे लगा कि इसने कुछ कंसील कर लिया, कुछ नहीं, यानी कुछ छिपा लिया, तो ये वापस लेना चाहता सेंटेंस। देन ये लेटर डिलीवर होने से पहले ये इसको कॉल करके इसको वापस ले सकता है, यानी बिफोर डिलीवरी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसको ए से डिलीवर लेने से पहले ही अपनी रिवोक कर सकता है। क्लियर। अब भाई रिवोकेशन पढ़ लिया हमने, किसमें, सेक्शन 5 में रिवोकेशन प्रपोजल है एक्सेप्टेंस। और रिवोकेशन हाउ मेड करेंगे, कैसे, हाउ मेड, दिस इज टेल सेक्शन 6 अबाउट रिवोकेशन हाउ मेड, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये बता दिया आपको ऊपर, सेक्शन से हम देखते हैं। डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ो, कुछ है नहीं, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस और रिक्वेशन बाय प्रपोजल और टू ऑर्डर, नोटिस दे के कर सकता है, लेटर के थ्रू कर सकता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइबिंग, जो टाइम दे रखा है कि भाई इसने जो टाइम दिया था एक्सेप्टेंस का वो टाइम एक्सपायर हो गया तो अपने आप रिवोक हो जाएगा, बाय द फेलियर और एक्सेप्टेंस फुलफिल कंडीशन
प्रेसिडेंस टू एक्सेप्टर, ठीक है, बाय द डेट ऑफ इंसैनिटी। और मान लिया इसमें से एक पार्टी की डेथ हो जाती है या वो इंसैनिटी हो जाता है, साउंड माइंड नहीं रहता, तो इस केस में ये आपका रिवोक हो जाता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन अब दोबारा आ जाते हैं भाई, सेक्शन 7 क्या कहता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ये क्या कह रहा है? ये चीज़ें तो आपने पहले कंफर्म कर चुके हैं, हम थोड़ा सा समझा देता हूँ सेक्शन 7 को। कुछ है नहीं इसमें। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि जो एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। यानी अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। जो यहाँ एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ए want to sell his tractor and trolley to B, ठीक है, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली दोनों, और दोनों का प्राइस बता दिया उसने 6.5 लाख, ठीक है। अब बी या तो इसको टोटली डिनाई करे, डिनाइज ऑल, या एक्सेप्ट ऑल। वो अगर ओनली ट्रैक्टर परचेज करना चाहता है तो इसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर वो एक्सेप्टेंस में बोलता है कि मैं ट्रॉली परचेज नहीं करना चाहता, मुझे ट्रैक्टर ही चाहिए, तो वो हो गया आपका क्रॉस ऑफर, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट होना चाहिए, या तो टोटली डिनाइड या टोटली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब ये है। अनक्वालिफाइड यानी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ए ने ऑफर दे दी टाइम, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की है, तो हाँ बी भी अपनी तरफ से कोई कंडीशन इम्पोज करके एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। डायरेक्ट की लैंग्वेज देख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, कंडीशन कौन सी बताता हूँ, कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, जो कुछ कंडीशन इम्प्लाइड है वो उसने अप्लाई कर दी, वो कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर उसके बदले कंसिडर, आपको समझाता हूँ एग्जाम। ए है, ए ने बी को ऑफर दिया कि वो मंडे एंड ट्यूसडे को उसके बार के अंदर सॉन्ग आएगा,
ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग होगी, डांसिंग कर देते हैं, ठीक है। ये क्या किया, ये मंडे को हम पूछ गए और डांसिंग स्टार्ट कर दी। दूसरी कंडीशन क्या करता है, ए ने ऑफर भेजा बी को कि उसे मंडे और ट्यूसडे को डांसिंग करनी है और उसको जो अमाउंट पे किया जाएगा चेक से 300 रुपये का होगा पर डे, और उसने कुछ एडवांस पैसे दे दिए। बी ने एडवांस मनी एक्सेप्ट कर ली तो रिसीव कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना, सिंपल सा है, प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। जो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं वो एक्सप्रेस रिटर्न में हो सकता है, ओरली हो सकता है या कंडक्ट से हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक बॉल कंपनी वाला एग्जांपल था, किसका था वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का था। क्लियर? अच्छा जी, देखो पहले तो ये सेक्शन हम डिटेल में कर चुके हैं, तो मैं इसको सिंपल सा बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जस्ट ए फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको कवर करवा रहा हूँ। जहाँ इम्पोर्टेंट है या हमें लगा कि हमें क्यों ना पीछे दोबारा जाना चाहिए, तो मैं आपको सारा दोबारा रिवाइज भी करवाऊँगा, वो फिर हम बुक से करेंगे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा कितना है 10 to 30 है। 10 to 30 के अंदर कौन कौन से हैं जनरल रूल हैं अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करें। कहाँ से कहाँ तक रहेंगे 10 to 30, ठीक है। तो फिर 30 से 31 से 36 तक अपना कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, कॉन्टिजेंट जो समाज से रहित होते हैं। जनरल रूल्स के अंदर इसमें भी हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब सिर्फ सेक्शन याद करने हैं। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। बताइए इसमें कुछ समझने की चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए भाई। पहला फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहाँ दे रखा है, सेक्शन 14 से 22। दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दे रखा है, सेक्शन 11। तीसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कहाँ दे रखा है 23 में। 4 दे रखा आपका डिक्लेयर टू बी वॉइड, नॉट यानी कि नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिक्लेयर टू बी वॉइड कहाँ दे रखा है, ये हो गया आपका 24 से 30, ठीक है। अब देखो सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट सेक्शन आपका पहले इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं वो हमें डिटेल में देखनी है, फिर सेक्शन वाइज देखेंगे। यहाँ मुझे लगता है कुछ रुकना चाहिए। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से होंगे। फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, बिना किसी कोरिजन, किसी थ्रेट के नहीं होना चाहिए, अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए।
मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट आ गया आपका। सेक्शन 15 में हम पढ़ेंगे कोरिजन। सेक्शन 16 में पढ़ेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 17 में पढ़ेंगे हम फ्रॉड। सेक्शन 18 में पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। और सेक्शन 20, 21, 22 के अंदर पढ़ेंगे हम लास्ट तक 22 तक पढ़ेंगे मिस्टेक। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो माइनर हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो टोटली वॉइड होंगे। एक्सेप्शन अलग हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए वो वॉइड होंगे। डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये कंडीशन यानी कि कब कब वो वॉइड होंगे सेक्शन 24 से 30 में दे रखी हैं। ये सारी कंडीशन हम पढ़ेंगे। लेकिन जो केस है इसके अंदर समथिंग इन सेम सेंस, एक है कॉन्शियस एड इडियम। एक फ्रेज नोट कर लो, कॉन्शियस एड इडियम। ठीक है, इसका मतलब होता है, सही तो लिखा है, कॉन्शियस एड हियर। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो ये नहीं कि जो ए कुछ और सोच रहा है बी कुछ और सोच रहा है, दोनों की थिंकिंग सेम सेंस में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक जो आगे पढ़ेंगे हम अपना सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में अपना कोरोजन आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे बाकी चीज़ें। उसके अंदर सेक्शन 14, 15 के ये हो गया आपका सेक्शन 10। ठीक है, व्हाट एग्रीमेंट आज कॉन्टेक्ट्स, यानी कि ये सारी चीज़ें दिस कंडीशन मस्ट बी फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट विल बी वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं। कौन कौन कॉम्पिटेंट होगा, देखो। नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, माइनर के अगेंस्ट कोई स्टॉपल नहीं होगा फॉर माइनर हु आर कॉम्पिटेंट। माइनर नहीं होगा, माइनर से डायरेक्ट आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। दूसरा आपका है नो, मैं केस लो लिखवाऊंगा साथ में, नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, यानी किसी की तरह की कोई कंडीशन आप माइनर के लिए नहीं लगा सकते। स्टॉपल मीन्स कोई भी कंडीशन उसको चेंज करने के लिए। ये आपका केस है सादिक अली खान वर्सेस जया किशोर। केस लो याद करना है, सादिक अली खान वर्सेस जया किशोर। सेक्शन 11 का केस है माइनर के लिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन करवा देता हूँ। होता क्या है ये,
देखो, एक माइनर है ए और ये है बी। बी को माइनर, क्योंकि सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं हम, कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, यानी बी को माइनर ले लेते हैं। ए ने बी से कांटेक्ट किया, ए ने झूठ बोल दिया भाई कि वो 18 प्लस का है, ठीक है, वो था 16 का, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में जो ये कांटेक्ट माइनर से किया था वो वॉइड था, यहाँ वॉइड था। जब ये मेजर हो गया तो मेजर होने के बाद भी अगर वो इसको रेक्टिफाइड करता है तो ये वॉइड ही रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मेजर होने के बाद में अपने आप में वैलिड हो जाएगा। ये किया गया था आपका मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में। केस धर्मदास घोष, ठीक है। अब एक बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट था आपका, बेनिफिशियरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर के बेनिफिट के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साफ करना होगा, केस ला नोट कर। जैसे माइनर है, माइनर के बेनिफिट के लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब का केस था, ठीक है। बेनिफिशियरी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट माइनर से किया जा सकता है, राज रानी वर्सेस प्रेम अजीब के केस में डिक्लेयर किया गया था, और रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो आपका वॉइड ही रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 देखते हैं। तो व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट पहले से हमें पता है। 11 के अंदर आपका कौन सा आ गया, हु इज कॉम्पिटेंट। 12 के अंदर आ गया कि व्हाट इज ए साउंड माइंड और फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वही कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा हो गया, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आ गया, 12 साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 13 क्या बोलता है आपका, कंसेंट। कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। जो सेक्शन 14 से 22 हमने लिखा था वो सारे इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अब आपका एक फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, सेक्शन 14 से लेकर 20 तक हम कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 याद रहेगा, CUFMM, CU, ठीक है। डरा धमका के काम लेना, ठीक है।
CO स्पेलिंग देख लेना भाई, COERCION, ठीक है। इसका केस था रामानया कम्मा वर्सेस अवतार से, ठीक है। केसला नोट कर लेना इसका। यू ये कितना हो गया 14 के अंदर तो कांस्टेंट दे रखा है भाई, 14 के अंदर कांस्टेंट दे रखा है। डायरेक्ट उठाकर देखो अपना, फ्री कांस्टेंट जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 15 के अंदर क्या हो गया आपका, ओरिजिन डरा धमकाकर, किसी भी तरह का डर दिखाकर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका हो गया 16, 17 फ्रॉड, 17 आपका फ्रॉड हो गया, ठीक है। 18 हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और स्मॉल एम से हो गया आपका मिस्टेक। पंद्रह 15, 16, 17, 18, 21, 22, ठीक है। देखो कोरोजन आपका केस करवा दिया ना इसका, रामायण कम्मा वर्सेस अवतार सिंह। अब 16 में देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसको साफ कर देता हूँ, ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। क्या लिखा था मैंने, CUFMM, बीच में 20 छोड़ा था, ये कितना था 15, 16, 17, 18 और ये 20, 21, 22, ठीक है। 15 हमने कर लिया। सेक्शन 16 क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या क्या होता है आपका, अनड्यू इन्फ्लुएंस सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे पेरेंट्स का चाइल्ड पर होता है, पेशेंट्स का टीचर, डॉक्टर का पेशेंट पर होता है, ठीक है। और टीचर का स्टूडेंट पर होता है, लॉयर का क्लाइंट पर होता है। आई होप इतने एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया समझ में, कुछ समझाने लायक बचा ही नहीं है एग्जाम्पल देने के बाद में, ठीक है। इसका केस है श्रीमती वर्सेस सुधाकर आर भटनागर, वर्सेस सुधाकर आर भटनागर। जो ये केस लिख रहा हूँ ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है ना वही मैं लिख रहा हूँ, जो बार बार पूछे गए हैं, जिनके आगे कम से कम 3-4 लिखा हुआ है, रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक है। कौन सा था ये, सेक्शन 16, क्लियर। कुछ समझने लायक है ही नहीं। जो डॉक्टर का पेशेंट पर इफेक्ट होता है, टीचर्स का जो स्टूडेंट पर इफेक्ट होता है, उसके अंदर अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो वॉइडेबल होगा। कौन सा होगा, वॉइडेबल। लेकिन
जो कॉम्पिटेंट नहीं है उस केस में वो वॉइड होता है। एक सुभाष चंद्र दास मुंसिफ वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुंसिफ का केस भी है। टाइम देखते हैं 40 मिनट। सॉरी गाइज, आज इतना ही, काफ़ी धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।